पहले 5 साल दिमाग के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? 1.5-2 साल पे भी बच्चे में बोलने की सलाहियत डेवलप नहीं होती। मैं समझता हूँ कि दिस इज़ दी टाइम कि आपको प्रॉपर जो है उसकी एवेल्यूएशन करनी चाहिए। बच्चा अगर ऑटिज्म वाली बीमारी से गुजर रहा है, उसको क्या करना चाहिए? ऑटिज्म के साथ एपिलेप्सी भी हो सकती है। ब्रेन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही तो वो हड्डियां जुड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो उसका मतलब है कि आने वाले सालों में सर का साइज छोटा रह जाएगा। एपिलेप्सी में सिर्फ झटके ही लगते हैं कि इसके अलावा भी कोई टाइप्स हैं? कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, उसको हम एब्सेंस सीजर कहते हैं। बोलने की जो कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, वो रुक जाती है। मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो हाथ और पाँव भी फौरन से रब करना स्टार्ट कर देते हैं। झाग निकल रही है तो फौरन कोई रुमाल वगैरह जो है वो मुंह के अंदर देखे तो आप उसको बचा सकते हैं कि उसकी जुबान पे कोई जख्म ना आ जाए। बहुत छोटे बच्चों में होते हैं और अमूमन इसमें बच्चा एक झटका मारने के बाद रोता है। बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं 7, 8, 9, 10 साल के, और वो कह रहे होते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है। ये माइग्रेन क्या इससे भी स्टार्ट हो जाता है? आने वाले सालों में बड़े बच्चों में एपिलेप्सी या मिर्गी जो है वो बहुत अहम बीमारी है। जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसका दिमाग किस तरह से डेवलप हो रहा होता है और किस एज टेन्योर के साथ साथ डेवलपमेंट के साथ साथ डिसऑर्डर्स भी दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म कब और क्यों आपके बच्चे में आता है? बच्चे के बोलने से पहले कौन से अर्ली वार्निंग साइंस होते हैं जिससे पेरेंट्स को पता चल जाए कि उनका बच्चा कहीं ऑटिज्म से तो नहीं गुजर रहा? ऑटिज्म होने के बाद आपके बच्चे में एपिलेप्सी होने के चांसेस कितने बढ़ सकते हैं? अगर आपके बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ता है तो फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए? ये सब जानने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर टीपू सुल्तान मौजूद हैं, तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर साहब। तो आज जैसे हम ब्रेन पे बात कर रहे हैं तो मेरा एक बहुत सिंपल सा सवाल है कि ये दिमाग क्या है? अगर मैंने किसी को समझाना हो, डॉक्टर टीपू सुल्तान क्या है? क्या वो दिमाग है? क्या वो जिस्म है? वो क्या है? आई थिंक दिमाग जो इंसान का सबसे इम्पॉर्टेंट या वाइटल ऑर्गन अगर मैं कहूँ तो ये बेजाना होगा, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने इंसान बनाया है उसमें दिल, दिमाग, फेफड़े, गुर्दे, तो हर जो आज़ा है उसका एक अपना रोल है। लेकिन इन तमाम आज़ा को कंट्रोल जो करता है आज़ा ऑर्गन, वो ब्रेन है। और उस ब्रेन को हम अगर मैं आजकल की जिस तरह कंप्यूटर जनरेशन है, टेक्नोलॉजी का डिजिटल एरा है, तो जिस तरह एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है जो उसका मेन जिसके अंदर प्रोसेसर होता है, इसको मैं सीपीयू कह सकता हूँ। अगर एक शहर है उसका एक जो इलेक्ट्रिक सप्लाई एक ग्रिड स्टेशन या बिजली घर जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, बिजली घर से जाती है जहाँ से वो कंट्रोल हो रहा होता है, वो है। अगर एक गाड़ी है तो गाड़ी के अंदर सीटें हैं, पहिए हैं, बॉडी है, लेकिन आगे एक इंजन होता है, तो वो इंजन है जो गाड़ी का वो मेन जो उसको चलाता है। तो इंसान के अंदर जो दिमाग है ना, वो मैं ये कहूँगा कि वो इंसान का एक इंजन है, और उस इंजन में अगर थोड़ी सी भी ख़राबी किसी भी लेवल की हो जाए तो उससे इंसान की जो किसी न किसी शक्ल में फंक्शन में उसके जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उसमें ख़राबी आ सकती है। ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे ये बताएं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा होता है उसका दिमागी तौर पे क्या डेवलपमेंट हो रही होती है? ब्रेन डेवलप कैसे होता है? बहुत ही अहम है। मैं बच्चा पैदा होने से पहले जाऊंगा। ठीक है। 9 महीने का जो प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, दिमाग की जो साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो तो माँ के पेट के अंदर से ही शुरू हो जाता है जैसे कि बाकी तमाम ऑर्गन्स का। तो उसी तरीके से जो दिमाग की, अगर मैं अपने आम सुनने वाले जो सामीन हैं उनके लिए बताऊं तो वो तो पहले चंद हफ्तों में ही शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो पूरी साख्त उसकी मुकम्मल होती है बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ, तो वो 36 से 40 हफ्तों के दौरान मुकम्मल होती है। नॉर्मल जो 37 हफ्ते से 40-42 हफ्ते का एक प्रोसेस होता है। उसमें अगर वहाँ पे भी किसी वजह से दिमाग की साख्त में, उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई ऐसी ख़राबी रह जाए तो उसका इम्पैक्ट आने वाली तमाम ज़िंदगी पे होता है। सो इसीलिए जो 9 महीने की प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल दौरानिया है, उसमें हम समझते हैं कि माँ की सेहत, माँ की जिस्मानी सेहत, उसकी नफ्सियाती सेहत, उसकी जो मुकम्मल जो ब्लड प्रेशर है, उसका ग्लूकोज का लेवल है, उसकी तमाम जो अवामिल उस नौमौलूद को अफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो तमाम
जो माँ के ज़रिए से ही उसको मिल रहा है, माँ के अंदर खून की मिकदार, उसके अंदर ग्लूकोज़ की मिकदार, वाइटामिन्स की, खुराक की, तो ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसीलिए हमेशा से माँ और बच्चा को एक यूनिट के तौर पे देखा जाता है कि माँ की अच्छी सेहत होगी तो बच्चे की भी अच्छी सेहत होगी। तो अब अगर एक माँ सेहतमंद होगी, उसके 9 महीने की प्रेगनेंसी का जो दौरानिया है वो ठीक गुजरेगा, तो हम समझते हैं कि एक सेहतमंद बच्चा पैदा होगा और उस सेहतमंद बच्चे का जो दिमाग है वो आइंदा आने वाले सालों में बढ़ रहा होगा। वो ना सिर्फ शक्ल में बढ़ेगा, वज़न में बढ़ेगा, साइज़ में बढ़ेगा, बल्कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से भी बड़ा होगा। बिल्कुल। ऑन एन एवरेज जब बच्चा पैदा होता है तो उसका वज़न 2.5 से 4 किलो तक होता है। उसका जो लेंथ हम कहते हैं वो तकरीबन 50 सेंटीमीटर होती है और जो सर का साइज़ है वो रफली 35 सेंटीमीटर के लगभग होता है। और वो पहले 1 साल में, सिर्फ 1 साल 12 महीने में वो 35 से बढ़ के तकरीबन 47 सेंटीमीटर पे पहुंच जाता है पहले ही साल में। अच्छा। तो इसलिए पहले साल की जो आप देखें कि वज़न सिर्फ जो है वो 4 किलो या 3.5 किलो से 10 किलो पे पहुंचता है और जो सर का साइज़ है वो 35 सेंटीमीटर से तकरीबन 47-46, यानी कि उसमें कोई एक फिक्स्ड डिजिट नहीं होता, उसमें ऑफ कोर्स रेंज होती है, लेकिन जो नॉर्मल अगर मैं बताऊं तो वो 47 सेंटीमीटर हम कहते हैं 1 साल का सर का साइज़। और जो मेरा आपका एक एडल्ट का साइज़ है वो 55, 56, 57। तो अगर आप देखें पहले साल में वो 10 से 12 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और बाकी आइंदा आने वाले चंद सालों में another 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है और उसके बाद वो 5-7 सालों के बाद सर का साइज़ बढ़ना बंद हो जाता है। कद जो है वो तकरीबन अगर वो बड़ा है पैदाइश के ऊपर अगर वो 50 है और वो एडल्ट का साइज़ पाकिस्तान में जो कद का साइज़ है वो 5 फुट 2-3 इंच से लेके मे बी अगर 5 फुट 10-11 इंच या मैक्सिमम 6 फुट तक होता है। हमारे यहाँ जनरली बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस, जेनेटिक्स भी है उसके अंदर और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, कद छोटे हो रहे हैं, लेकिन हमारी डाइटरी पैटर्न की वजह से वज़न हमारे बढ़ रहे हैं। एडल्ट्स के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है, डायबिटीज़ बढ़ रही है। तो इसके अंदर एक बहुत पुरानी थ्योरी सी, तकरीबन 20-30 साल पुरानी थ्योरी है, बार्कर्स हाइपोथेसिस। बार्कर्स हाइपोथेसिस ये है कि इंसान के अंदर जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है, बेशुमार बीमारियों का जो एक कह लें कि इब्तदाइया है वो वहीं से शुरू हो जाता है। यानी कि अगर माँ जो है वो कोई बीमारी रखती है, वेदर वो ब्लड प्रेशर है या शुगर है या उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है या कोई भी ABC बीमारी है, तो जो नौमौलूद यानी जो अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, जो फीटस है जो माँ के पेट के अंदर है, 9 महीने उसने उसी एनवायरनमेंट में गुजारने हैं। अब वो एनवायरनमेंट सेहतमंद है, वो एनवायरनमेंट सेहतमंद नहीं है, उसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, उसमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उसमें माँ को अगर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहना पड़ रहा है तो जो स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं, एड्रीनालिन है या इस तरह के जो हार्मोन्स हैं, उसका इम्पैक्ट माँ के ऊपर भी गलत है, तो वो बच्चा जो माँ के पेट के अंदर है उसके ऊपर भी ऑफ कोर्स एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि माँ की जो ज़हनी सेहत है उसको भी अच्छा रखना चाहिए। अब अगर माँ खुश व खुरम वो टाइम गुजारती है, उसमें जो हार्मोन्स हैं वो सेरोटोनिन और दूसरे जिसको हम कहते हैं खुशी के हार्मोन्स वो निकलते हैं, तो उसका इम्पैक्ट माँ की सेहत पे भी और उस बच्चे की सेहत पे भी अच्छा पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे बच्चे के दिमाग के साइज़ के हवाले से, तो पहले साल में मैंने बताया कि वो 35 से तकरीबन 47, 47 सेंटीमीटर, तकरीबन 10-12 सेंटीमीटर, और बाकी अगले 2-3 सालों में अनदर 5-6 सेंटीमीटर। तो एडल्ट्स के अंदर जो है वो 52-53 तक वो पहुंच के फिर बहुत थोड़ा सा आगे आने वाले चंद सालों में, लेकिन बाय 15-16 हम कहते हैं जिस तरह कद बढ़ना ख़त्म हो जाता है। गर्ल्स में ये जो है ये थोड़ा सा जल्दी रुक जाता है और बॉयज़ के अंदर मैक्सिमम 16, 17 या 18 साल तक, यानी 16, 17 या 18 तक आपका कम्प्लीटली ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। ओके। साइज़ के हवाले से भी हाँ, न्यूरोनल नेटवर्किंग जो ब्रेन के अंदर खुलिए होते हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं,
उनके अंदर नेटवर्किंग में तब्दीली ज़रूर आती है, वो अभी हम थोड़ी देर में उस पर भी बात करेंगे। अभी हम इसको ये बात कर रहे हैं कि जो इब्तदाई 1 साल है या इब्तदाई जो चंद महीने हैं, उनके अंदर ब्रेन के अंदर जो है वो साख्त में, उसके साइज़ में क्या क्या तब्दीली आती है। तो वो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है। इसलिए तमाम जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी ठीक गुजरे और उसके बाद इब्तदाई चंद साल जो हैं वो बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट के हवाले से जितनी हेल्दी एनवायरनमेंट बच्चे को मिल सकती है वो मिलनी चाहिए। उसमें जो बिफ़ोर बर्थ यानी कि बिफ़ोर कंसेप्शन, कंसीव करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है जेनेटिक बैकग्राउंड, माँ का, बाप का, या कंसैंगुनिटी, अगर कोई कज़न मैरिज हो रही है उसके अंदर कोई अगर बीमार जीन्स आते हैं या बीमारियां ख़ानदान में चल रही हैं वो। उसके बाद फिर 9 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान माँ की सेहत और वो जो टाइम गुजरेगा उसमें माँ के साथ जो एक सोशल सेटअप है उसके अंदर क्या सारे अवामिल है। और उसके बाद फिर बर्थ का टाइम बहुत अहम होता है कि अगर वो प्रॉपर स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट उसको अटेंड कर रहा है या डॉक्टर अटेंड कर रहा है, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट अटेंड कर रहा है, तो उस वक्त किसी भी किस्म की जो कॉम्प्लिकेशन है वो एड्रेस हो जाएगी। मैं एक आम सुनने वाले या उसको हमेशा मरीज़ को मिसाल देता हूँ कि अगर किसी की गाड़ी ख़राब हो जाती है, वो गाड़ी सड़क पे ठीक करना वर्सेस घर में ठीक करना वर्सेस वर्कशॉप में ठीक करना, ये कितना कंपेरेबल है कि अगर वर्कशॉप में एक मैकेनिक ठीक कर रहा है तो उसको तमाम किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसको इक्विपमेंट अवेलेबल है। वही मैकेनिक अगर सड़क पे ठीक करना उसको पड़ जाए तो ही माइट नॉट बी एबल टू सॉर्ट एनी प्रॉब्लम आउट, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रही, उसके पास सारे औजार नहीं है। एग्जैक्टली। और अगर घर में करना पड़ जाए हमें किसी को, तो ऐसे ही हम कभी कोई ऐसा बच्चा देखते हैं जो किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो और हम पूछें कि बच्चा पैदा कहाँ हुआ है, और अगर जवाब ये मिले कि जी बच्चा घर में पैदा हुआ है, तो एट टाइम्स जब हम उसको फर्दर पूछते हैं, क्वेरी करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, तो वो एक जवाब होता है जी बहुत सारे बच्चे हमारे ख़ानदान में घर में पैदा हुए थे, वो सारे तो ठीक थे, उनमें तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। तो फिर ये हम कॉमन सी मिसाल देते हैं कि देखें बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि हर पैदाइश के प्रोसेस में डॉक्टर को या किसी एक्सपर्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को इन औज़ारों की फॉर इंस्टेंस ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक अगर नॉर्मल बर्थ का प्रोसेस हो गया तो वो थ्रू हो गया। लेकिन अगर कभी किसी औज़ार की, दवाई की या ऑक्सीजन की फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरत पड़ जाती है तो नेचुरली वो घर में अवेलेबल नहीं होगी, वो बाहर अवेलेबल नहीं होगी, तो उसके लिए आपको प्रॉपर सेटअप जो चाहिएगा वो ऑब्वियसली अस्पताल में मिल सकता है। सो दैट्स वाई जो बर्थ का प्रोसेस है वो प्रॉपर एक तो स्किल्ड क्वालिफाइड डॉक्टर के ज़ेर निगरानी और ऑब्वियसली अस्पताल में होना ज़रूरी है। तो इस वजह से इस बात की बहुत अहमियत है कि वो किस जगह पे हो रहा है। बिल्कुल। उसके बाद हम जैसे बात कर रहे हैं कि आने वाले जो पैदाइश के बाद के चंद महीने या साल हैं, इब्तदाई साल, वो बहुत अहम हो। इसमें मैं समझता हूँ माँ बाप का बिलखसूस, लेकिन माँ का जो बहुत अहम रोल है, वैसे तो दोनों पेरेंट्स का, लेकिन बिलखसूस उसमें माँ का रोल अहम है कि मदर फीड करवाए बच्चे को, और उसके साथ जो एक उसकी जज्बाती लगाव पैदा होगा, एक जो अफेक्शन पैदा होगी, वो उसी सूरत में होगी अगर माँ बच्चे को पूरा टाइम देती है। उसके लिए दैट्स वाई वर्किंग वीमेन के लिए 3 महीने की मैटरनिटी की छुट्टी भी दी जाती है। बाय बर्थ ब्रेन की वजह से कितने बच्चे जो हैं इफ़ेक्ट हुए हैं? बाय बर्थ कौन सी ऐसी बीमारियां जो ब्रेन की हम डायग्नोज कर लेते हैं? देखें, जो बाय बर्थ है वो बेशुमार बीमारियां डायग्नोस की जा सकती हैं, प्रोवाइडेड एक तो ये कि वो बच्चा एक प्रॉपर फैसिलिटी के अंदर पैदा हो और वहाँ पे फौरी तौर पे बच्चे को एक बच्चों का माहिर डॉक्टर, जिसको हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट या पीडियाट्रिशियन कहते हैं, वो उसको देख के, वो ना सिर्फ देख के बच्चे का एक मुकम्मल मुआयना करके उसके अंदर जो एक तो जो वो चीज़ें जो विजिबल हैं, मसलन आँख, कान, गला, सांस की नाली, दिल, फेफड़े और उसके जो लिम्स हैं यानी कि बाजू और टांगें, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, और जो उसके जेनिटल ऑर्गन्स हैं, इन सब को मुआयना करके बहुत सारी बीमारियों को राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। मसलन हड्डियों में एक प्रॉब्लम हो सकता है छोटे बच्चों में, जिसको हम डिसलोकेशन ऑफ हिप कहते हैं, वो
चेक हो सकती है। इसी तरीके से दिल का सुराख एक बहुत कॉमन चीज़ है, वो चेक हो सकता है। इसी तरीके से रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके अंदर बाज़ बच्चों के अंदर पैदाइशी तौर पे फोड़ा होता है, वो देखा जा सकता है। अगर सपोज सर का साइज़ छोटा है या बड़ा है तो उसके अंदर पता चल सकता है कि जो अभी हमने बात की ग्रोथ के हवाले से वो पता चल सकता है। अगर सर का साइज़ बड़ा है, यानी कि अगर 35 सेंटीमीटर नॉर्मल है और एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो 40 के करीब है या 38 के करीब है, तो उसी वक्त एक अलर्ट आ जाएगा ना कि बच्चे का सर का साइज़ जो है बड़ा है। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी चीज़ होती है कि उसका ग्रोथ पैटर्न क्या है। जिस तरह मैंने बताया कि पहले एक साल में 10 से 12 सेंटीमीटर बढ़ना है, तो आप अगर इसको इस तरीके से डिवाइड कर लें कि ये पर मंथ 1 सेंटीमीटर या पर क्वार्टर 1 से 3 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, यानी कि 1 × 3, तो 3 महीने बाद वो 35 से 38 हो जाएगा, 6 महीने पे वो 38 से 41 तक हो जाएगा, फिर वो 44 तक हो जाएगा। अब अगर वो पहले महीने में ही 40 को क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये होगा कि सर की बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है, और उसका मतलब ये होगा कि सर के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई है। वो कुछ भी पानी भी हो सकता है जिसको हम हाइड्रोसेफलस कहते हैं, और वो ब्रेन मैटर भी हो सकता है जो कुछ और बीमारियों की एक निशानी होती है। और अगर ये सर का बढ़ना का रफ्तार जो है वो इस पैटर्न पे नहीं है तो कम है, उसका भी ज़ाहिर है कोई मतलब है। उसका मतलब ये है कि ब्रेन के अंदर कोई ऐसी मैलफॉर्मेशन, कोई ऐसा जो स्ट्रक्चर है ख़राब है जिसकी वजह से सर का साइज़ नहीं बढ़ रहा जिस पैटर्न पे बढ़ना चाहिए सा, 3 महीने में 3 सेंटीमीटर, 6 महीने में 6 सेंटीमीटर। तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि अगर नीचे से ब्रेन की ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही तो वो हड्डियाँ जुड़ने का प्रोसेस शुरू हो जाता है, क्योंकि पैदाइश के टाइम पे हड्डियाँ आपस में जुड़ी नहीं होती। और अगर ये ब्रेन नीचे से उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उसका बढ़ने का पैटर्न ठीक नहीं है, तो हड्डियाँ जुड़नी शुरू हो जाएंगी। और जब हड्डियाँ जुड़ना शुरू हो जाती हैं तो उसका मतलब है कि आने वाले सालों में, महीनों में सर का साइज छोटा रह जाएगा। तो इस तरीके से बड़ी इम्पॉर्टेंट मॉनिटरिंग जो है वो राइट आफ्टर बर्थ और शुरू के महीनों में और सालों में एक प्रॉपर चाइल्ड स्पेशलिस्ट अगर बच्चे को देखता रहे पीरियडिकली तो वो मालूम किया जा सकता है। क्योंकि इन तमाम जो पैरामीटर्स हैं जिनको हम माइलस्टोन्स कह रहे होते हैं, आने वाले दिनों में, सालों में बच्चे के बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के साथ बरह रास्त ताल्लुक होता है। इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी कि जब बच्चा पैदा होता है, अब आम इंसान जब बच्चे को हाथ में लेगा उसे तो शायद वो चीज़ें नहीं पता चलेगी कि इसके ब्रेन वाइज कोई प्रॉब्लम चल रहा है कि नहीं चल रहा। जैसे ही बच्चा उनका बोलने वाली एज में जाता है ना, तो अक्सर बच्चे बोलते ही नहीं, वो इतना लेट बोलना स्टार्ट करते हैं। और वो ज़्यादातर मैंने जो ये केसेस देखे हैं वो कज़न मैरिजेस में देखे हैं कि कज़न मैरिजेस में जो बच्चे होते हैं वो जल्दी बोलते ही नहीं है, वो एक एक वर्ड भी नहीं मुँह से निकालते और वो 5-5, 6-6 साल में जाके पहला लफ्ज़ निकालते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जो है अब एड्रेस किया। इन रिलेटिवली बड़े बच्चों के अंदर हम उनको टॉडलर्स कह सकते हैं। जैसे कि आपको, हमारे सुनने वालों को पता है कि 1 साल के बाद बच्चा 2-3 अल्फाज बोलता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसके अल्फाज की तादाद और फिर जुमलों पे बच्चा पहुंच जाता है। अब अगर किसी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से बच्चा जो है वो बोलता नहीं है या इसकी ज़्यादा जो ख़तरनाक सूरत हाल है सुनता नहीं है, तो ये बात ज़हन-नशी हमारे सुनने वालों को कर लेना चाहिए कि जो बच्चा पैदाइशी तौर पे सुन नहीं सकता वो कभी बोल नहीं सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने दिमाग को एक ऐसी सलाहियत दी है कि वो आँखों से देखता है, दिमाग के अंदर उसको स्टोर करता है, प्रोसेस करता है और उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करता है। ऐसे ही कानों से सुनता है, दिमाग में प्रोसेस करता है, स्टोर करता है और फिर बोलता है। तो सुनना जो है वो बोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर पैदाइशी तौर पे किसी भी वजह से, वेदर वो जेनेटिक है जिसको आप अभी कज़न मैरिज के नाम से बता रही थी, या किसी कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन की वजह से, जो भी हमने थोड़ी देर पहले प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, अगर ब्रेन अफेक्ट हो जाए, कान अफेक्ट हो जाए, या सुनने का सारा प्रोसेस अफेक्ट हो जाए, तो उसके नतीजे में बच्चा अगर सुनने की हिस्स से, सलाहियत से महरूम खुदा न खास्ता हो जाए तो वो बोल नहीं सकेगा। सो कानों का और इस सारे प्रोसेस का ठीक होना, उसके बाद दिमाग का ठीक होना, और फिर मुंह, ज़ुबान, ये सारा जो बोलने का अमल है ये मुंह और ज़ुबान से हो रहा होता है। इस सब का जो कनेक्शन है ये बड़ा ज़रूरी है। अगर बच्चे का कान ठीक है और ब्रेन किसी डेवलपमेंटल मैलफॉर्मेशन की वजह से, किसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर की वजह से ठीक काम नहीं कर रहा,
तो भी उसको बोलने में मुश्किल होगी। उसकी क्लासिकल एग्जांपल है ऑटिज्म। अब ऑटिज्म में बच्चा सुनता ठीक है, लेकिन उसके प्रॉब्लम ब्रेन के अंदर है, प्रोसेसिंग के अंदर है। बिल्कुल। उसकी मैं मिसाल, हम यंग पेरेंट्स या यंग जनरेशन जो अब डिजिटल एरा की जनरेशन है, उसकी मैं मिसाल हमेशा ऐसे देता हूँ कि इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ सॉफ्टवेयर। कि जैसे एक ब्रांड न्यू मोबाइल में भी अगर उसका या लैपटॉप है या कोई गैजेट है, उसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है, तो सॉफ्टवेयर जो है वो अगर करप्ट हो जाए तो काम तो नहीं कर सकेगी वो डिवाइस, मोबाइल या वो कंप्यूटर। तो ये एक ऐसा, यानी कि आप समझें कि जो ब्रेन का फंक्शन जो है, इट कुड बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम ऑफ द ब्रेन, यानी कि जिस तरह हार्डवेयर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन मैनी अ टाइम्स जो बच्चे का ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो उतना ख़राब नहीं होता जितना कि उसके अंदर नेटवर्किंग की ख़राबी की वजह से उसके अंदर सॉफ्टवेयर कह लें वो उसमें ख़राबी पैदा होती है, और उसकी वजह से बच्चे के बोलने में ख़राबी पैदा हो तो जाती है। इसमें बोलने के अलावा और क्या सिम्टम्स होती हैं कि बोलने की एज से पहले पेरेंट्स को पता चल जाए कि भाई हमारा बच्चा जो है वो ऑटिज्म का शिकार है? कैसे पेरेंट्स को पता चल सकता है? जनरली ऑटिज़म के बच्चों में 1 साल से पहले शायद माँ बाप के लिए उसको एवेलुएट करना या कमेंट करना माँ बाप के लिए तो शायद मुश्किल है। लेकिन जिस तरह मैंने शुरू में अपने इब्तदाइया में बताया कि अगर पीरियडिकली वो बच्चा चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो भी उनको रूटीन में देख रहे हैं वो देखते रहेंगे, तो देन इट वुड मच ईजियर टू पीरियडिक एवेलुएशन के दौरान वो जल्दी पिक हो जाएगा। चूँकि बच्चा तकरीबन 1 साल पे बोलना शुरू कर देता है चंद अल्फाज की शक्ल में, अगर वहाँ पे बच्चा नहीं बोलता तो मैं समझता हूँ कि वालिदैन के लिए भी और पीडियाट्रिशियन के लिए भी एक रेड अलर्ट शुरू हो जाता है। उसके बाद उनको उसको पीरियडिक मॉनिटरिंग जो है वो ज़्यादा मेटिकुलसली करनी चाहिए, और अगर 1.5-2 साल पे भी बच्चे में बोलने की सलाहियत डेवलप नहीं होती, तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ दी टाइम कि आपको प्रॉपर जो है उसकी एवेलुएशन करनी चाहिए, उसके सुनने की हिस्स की एवेलुएशन करनी चाहिए, उसके जो ब्रेन के बाकी के माइलस्टोन्स है उसकी एवेलुएशन करनी चाहिए। अगर बच्चा सुनता मुकम्मल तौर पे ठीक है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको ऑडियोमेट्री कहते हैं। उसके ब्रेन के माइलस्टोन्स ठीक हैं, यानी कि कान भी ठीक है, ब्रेन भी ठीक है, यानी कि रेस्ट ऑफ द माइलस्टोन, और बच्चा सिर्फ बोल नहीं रहा, तो फिर ऑटिज़म का ख़तरा ज़्यादा है। लेकिन अगर बच्चा सुनने की सलाहियत से ही महरूम है, तो फिर ऑब्वियसली उसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिसमें हेयरिंग एड या और इस किस्म के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उसको अडॉप्ट करना पड़ता है, जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑटिज़म में है बच्चा, ठीक है, किसी का बच्चा अगर ऑटिज़म वाली बीमारी से गुजर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? वो कैसे इस चीज़ को डील करें? आई थिंक इसमें बहुत ये आजकल मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे यंग पेरेंट्स को और वालिदैन को और माशरे को, कम्युनिटी को इस बारे में मुकम्मल आगाही हो। एक तो ये कि इसका नंबर बहुत ज़्यादा है आजकल। बिल्कुल ऐसा। मैं अक्सर ये टर्म यूज़ करता हूँ, इट्स साइलेंट पैंडेमिक। उसकी बड़ी वजह जो पाकिस्तान और हमारे माशरे में मैं समझता हूँ कि अगर मैं शुरू से ग्रेजुअली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लेके चलूँ तो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स के बाद जो है वो एनवायरनमेंट है, बच्चे की एनवायरनमेंट, यानी बच्चे से मुराद है कि जो जेनेटिक्स तो हमने बात कर ली ना जीन्स की, एनवायरनमेंट से मेरी मुराद है कि ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी माँ किस एनवायरनमेंट में उस बच्चे को जो कंसेप्शन से लेके बर्थ तक है, उसके बाद बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की हमने कुछ बात की, और उसके बाद आने वाले यानी कि पैदाइश के बाद जो इब्तदाई 1000 साल पे हम अपनी मीटिंग्स में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार्स में बहुत बात करते हैं, क्योंकि बच्चे की नशो-नुमा में इब्तदाई 1000 दिन जो है वो बहुत अहम होते हैं। तकरीबन ये 3 साल का टाइम बन जाता है। इस दौरान चूँकि बच्चे की जो ब्रेन की नशो-नुमा है, ब्रेन की ग्रोथ है, वो बहुत अहम होती है। उसमें आजकल जो हम देख रहे हैं कि जो डाइटरी पैटर्न है उसमें जंक फूड का इस्तेमाल, उसमें नॉन ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल, उसमें जो स्क्रीन का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है यंग बच्चों के अंदर, फॉर वट एवर रीज़न। तो इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो बच्चे की जो ज़हनी नशोनुमा है, मेंटल हेल्थ है, ब्रेन ग्रोथ है, माइलस्टोन्स हैं, लर्निंग कैपेबिलिटी, एबिलिटी, उन सब पे जो है वो इफ़ेक्ट करता है, मनफी असरात आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे वाली जनरेशन के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हम पाकिस्तान में मोबाइल की हिस्ट्री 25-30 साल से ज़्यादा नहीं है। तो 80s में पाकिस्तान में कोई मोबाइल का वजूद नहीं था। उस ज़माने में बच्चे जो थे
माँ बाप के साथ टाइम गुजारते थे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारते थे। फैमिली जो नेटवर्किंग थी वो स्ट्रॉन्ग थी और बच्चों को स्क्रीन के बारे में पता ही नहीं था, मैक्सिमम थोड़ा बहुत टीवी देख लिया। तो उसमें उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। जंक फूड का इस्तेमाल नहीं था होता, उससे वो होममेड फूड इस्तेमाल करते थे। तो ये सारी जो एक क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होता है बच्चे की ग्रोथ पे, जिसमें मैंने बताया कि हर चीज़ का अगर थोड़ा थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे की ओवरऑल नशोनुमा पे भी, ग्रोथ पे भी, उसी प्रपोर्शन से उसकी ब्रेन ग्रोथ पे और जो माइलस्टोन्स हैं या जिसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं उस पे भी आ रहा होता है। तो अगर सारी नेगेटिव कंट्रीब्यूशंस हर फैक्टर का हो रहा हो, स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेटिक्स, बर्थ, इमीडिएट पीरियड आफ्टर बर्थ एंड इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ, तो आप सोचें कि फिर बच्चा जो ओवरऑल है उसका लर्निंग कैपेबिलिटी, लर्निंग एबिलिटीज़ वो कैसे जो है वो पॉजिटिव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सर ये ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं इनके ठीक होने के चांसेस होते हैं कि एक एज में जाके ये बिल्कुल इनका माइंड जो है वो बाकी ह्यूमन बीइंग्स की तरह वर्क करेगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि इतनी ग्लूमी पिक्चर तो नहीं है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई कि वो है राइट टाइम पे डायग्नोसिस। अगर राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए तो उसके बाद फिर राइट ट्रीटमेंट है। डिपेंड करता है कि उसकी सेवेरिटी कितनी है, ठीक है, और क्या ऑटिज़म इन आइसोलेशन है या ऑटिज़म के साथ कुछ दूसरे अवामिल भी शामिल है। फॉर इंस्टेंस ऑटिज़म के साथ एपिलेप्सी भी हो सकती है, ऑटिज़म के साथ कोई ऐसा न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम यानी कि कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकता है। कुछ ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जैसे ट्यूबरस स्क्लेरोसिस है, जिसके अंदर बच्चे के जिस्म पे, मुंह पे कुछ ऐसे निशानात होते हैं, उसके अंदर सीजर्स या एपिलेप्सी होती है और साथ में उसमें ऑटिज़म के फीचर भी होते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम जिसमें ऑटिज़म इन आइसोलेशन है, ऑब्वियसली उसका ट्रीटमेंट और आउटकम बेहतर होगा इन कंट्रास्ट विद वो बच्चे जिसमें ऑटिज़म के साथ और बहुत सारी जो कॉम्बिनेशन ऐड ऑन हो जाते हैं, यानी कि कोमॉर्बिड कंडीशन जो है वो अगर ज़्यादा हों। लेकिन इन एनी वे इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल है। इसमें सबसे पहले वालिदैन को इसको समझना ज़रूरी है, एक्सेप्ट करना ज़रूरी है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एपिलेप्सी की सूरत में एंटी सीजर मेडिसिन होंगी, और अगर बच्चे में ऑटिज़म के फीचर हैं, डिले इन स्पीच है, बिहेवियरल चैलेंजेस हैं, तो अकॉर्डिंगली स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी और एट टाइम्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अगर तमाम थेरेपीज़ करवाई जाएँ तो आउटकम जो है वो ख़ासा अच्छा होता है। तो सर इनको मेडिकेशन पे लाना ज़रूरी होता है? जैसे मैंने देखा इनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स भी बने हुए हैं, लाइक इनकी स्कूलिंग भी दूसरे बच्चों से थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें इन्हें एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया जाता है कि अगर वो बोलते नहीं है तो उन्हें एक्टिविटीज़ डिफरेंट इस तरह की दी जाती हैं कि उनसे बच्चा लर्न करे। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया कि इन बच्चों के लिए स्पेशल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और जैसे मैंने अभी बताया कि ये हर बच्चा अलग बच्चा है, बिल्कुल, अपनी जो वजूहात की वजह से भी, और उसका जो स्पेक्ट्रम या उसकी जो ओवरऑल पिक्चर है वो डिफरेंट है। अब मेडिसिन में अगर बच्चे में ऑटिज़म के साथ बहुत ज़्यादा उसमें हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, जिसमें हम उसको ADHD कह रहे होते हैं, ये भी एक दिमाग से मुतल्लिक है एक बीमारी है, तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं। तो उनके एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए बाज़ दफ़ा कुछ दवाइयों को भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चों में साथ में एपिलेप्सी होती है, सीजर्स होते हैं, झटके लग रहे होते हैं, जिसको हम मिर्गी कहते हैं। तो मिर्गी में जो है एंटी सीजर मेडिसिन दी जाती हैं और उनका बड़ा कामयाबी के साथ इलाज किया जा सकता है। जिस तरह भी मैंने नाम लिया था कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ट्यूबरस स्क्लेरोसिस कॉम्प्लेक्स, जिसमें कुछ जिस्म पे निशानात भी होते हैं। तो अब इस बीमारी में जो है वो जो एंटी सीजर मेडिसिन है उनको दिया जाता है 2 से 3 साल, बाज़ दफ़ा 4-5 साल तक भी इन दवाइयों को देना पड़ता है। और ऑटिज़म के लिए जो है वो स्कूलों में जो स्पेशल नीड के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल भी मौजूद हैं, जहाँ पे उनको स्पीच थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और ये तमाम किस्म की सहूलियात मिलती हैं। एट टाइम अंडर वन रूफ भी कुछ अदारे ऐसे हैं जहाँ पे ये दी जा रही हैं। इसमें मैं समझता हूँ हमारा जो अपार्ट फ्राम द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कुछ ऐसे दीगर भी अदारे हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि जो बच्चे के पहले 5 साल हैं
उसमें बच्चे को जितना आप ट्रेंड कर दोगे, जो उसके माइंड में चीज़ें डाल दोगे, वो उसी पाथवे को अडॉप्ट कर लेता है फॉर द लाइफ टाइम। इसमें क्या वो पहले 5 साल दिमाग के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? जी, बहुत अहम है। जिस तरह अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चे का रफली साइज़ पैदाइश पे ब्रेन का तकरीबन 35 सेंटीमीटर है और पहले साल में वो 35 से 45-47 तक चला जाता है और नॉर्मल एडल्ट का साइज़ जो है 55, 56, 57 इतना होता है। तो देखा जाए तो पहले साल में ही तकरीबन वो 50%, 45% ऑफ द ग्रोथ ब्रेन की जो है वो हो रही है और उसके बाद अगले 3 सालों में आपने 5 का जिक्र किया, तो टेक्निकली ब्रेन की ग्रोथ जो है वो पहले 4-5 साल में ऑलमोस्ट साइज़ के हवाले से, उसकी जो साख्त है उसके हवाले से तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। ठीक है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द लाइफ में अनदर 5-10 ईयर्स में थोड़ा सा कद में इजाफा होता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द लाइफ में सिर्फ हम ज़्यादा खा के वज़न तो बढ़ा सकते हैं लेकिन कद में इजाफा नहीं कर सकते, सर के साइज़ में इजाफा नहीं कर सकते। लर्निंग जो स्किल है वो डेफिनेटली बढ़ती रहती है, ब्रेन की नेटवर्किंग चेंज होती रहती है, लेकिन पर से साइज़ में, ब्रेन के साइज़ में इजाफा नहीं होता। इसलिए पहले साल 5 साल कह लें या 4 साल कह लें, वो बहुत अहम है क्योंकि उससे स्ट्रॉन्ग बेस बन रही है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनती है। उसके बाद लर्निंग की तो देखें कोई उम्र नहीं होती ना, हम डॉक्टर्स जो हैं हम समझते हैं हम सारी उम्र पढ़ते भी रहते हैं और कॉन्फ्रेंस सेमिनार्स में जाके नई नॉलेज अपडेट जो रिसर्च है उससे अपने आप को ब्रेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लेकिन जो इब्तदाई 5 साल है डेफिनेटली उसका जो है वो कोई मैच नहीं, चूँकि उससे हम फाउंडेशन जो है, बुनियादें जो हैं किसी बड़ी इमारत की, एक इंसान की, वो मजबूत रखेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो आइंदा आने वाले सालों में उसको जो ज़िंदगी के चैलेंजेस हैं उनको समझने में, उनको टैकल करने में, उनका मुकाबला करने में मुश्किलात नहीं होंगी। सर, अब मैं बात करूंगी आजकल के हवाले से, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि जैसे हम देखें कि स्कूल्स जो हैं वो प्री स्कूल्स भी अब आ गए हैं, कि वो प्ले ग्रुप स्टार्ट हो गई और उसमें नॉर्मल बच्चों को भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाया जाता है, जिसमें 2-2 साल के बच्चों को भी हम स्कूल्स में भेज देते हैं। तो इससे भी क्या ब्रेन पे कोई इफ़ेक्ट आता है? ये अच्छी एक्टिविटी है या नहीं? देखिए, इसमें मैटर ही करता है कि 2 साल पे अगर बच्चे को स्कूल भेजा जा रहा है या प्री स्कूल या हम उसको डे केयर सेंटर कहते हैं। डे केयर सेंटर बुनियादी तौर पे उन वर्किंग विमेन के लिए या उन वर्किंग कपल्स के लिए है जिनमें जो एक तो अकेले रह रहे होंगे और अगर दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं और एक छोटा बच्चा 2 साल का 3 साल का है, तो ज़ाहिर है उसको लुक आफ्टर करने के लिए कोई ना कोई सर्विस, कोई ना कोई सपोर्ट उनको रिक्वायर्ड है। तो डे केयर का कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा है। हमारे अपने अदारे में भी 2 डे केयर हैं जहाँ पे जो हमारे अस्पताल के वर्किंग हैं लोग अस्पताल में काम करते हैं, उनके लिए हमने अपने अदारे में भी डे केयर की सर्विस दी हुई है। अब ये उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है कि जहाँ पे दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हैं और बच्चे को प्रॉपर लुक आफ्टर किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ उनकी जो जिस्मानी खुराक की ज़रूरियात का ख्याल रखा जा रहा है बल्कि उसकी ज़हनी नशोनुमा के हवाले से भी वहाँ पे उनको बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। बट इन कंट्रास्ट अगर हम आज से 30, 40, 50 साल पहले जाएं जब वर्किंग वुमेन की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो उस वक़्त ज़ाहिर है एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर के अंदर माँ भी बच्चे को लुक आफ्टर कर रही होती थी और मैनी टाइम्स जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में, वो ग्रैंड पेरेंट्स भी बच्चों को देख रहे होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये नहीं है कि बच्चा घर में रह रहा है या डे केयर में जा रहा है, इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे उसको माहौल क्या दिया जा रहा है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बच्चे को खुराक क्या दी जा रही है, उसको एनवायरनमेंट में क्या किस किस्म की जो एक्सपोजर दिया जा रहा है। अगर अच्छी खुराक दी जा रही है, अच्छा माहौल दिया जा रहा है, उसको जो ऐसे माहौल में परवरिश हो रही है, वेदर वो डे केयर में है या घर में, जहाँ पे उसमें जो पॉजिटिव चीज़ें वो देख रहा है, सुन रहा है, सीख रहा है, तो नेचुरली आइंदा आने वाले सालों में बच्चे में वो पॉजिटिव तब्दीलियाँ भी लेके आएगा। उसके अंदर जो अर्ज पैदा होगी वो मज़ीद सीखने की होगी, वो कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ जाएगा। लेकिन अगर किसी वजह से वो बच्चा एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे एनवायरनमेंट में उसकी ग्रोथ हो रही है जहाँ पे ही इज़ डिप्राइव्ड फ्राम द फूड एंड द एक जो कंस्ट्रक्टिविज़म की तरफ जाने की बजाय वो मनफी रुझानात की उसमें करेगा,
जो उसकी सराउंडिंग्स हैं, तो नेचुरली वो उसकी जो लर्निंग स्किल है वो उस राह पे चल पड़ेंगी। तो एनवायरनमेंट बहुत अहम होगी इस सिलसिले में। बिल्कुल ठीक है। अब बात कर लेते हैं, हमने डेवलपमेंट पे तो बात कर ली, हमें पता चल गया ब्रेन इस एज से इस एज तक बनता है, डेवलप होता है, उसमें ये चेंजिंग्स आती हैं। अब मुझे ये बताएं कि इसमें डिसऑर्डर्स किस टाइप के आ सकते हैं? अब जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, हमने अभी बात की कि जेनेटिक्स के बाद जो इनिशियल बर्थ के टाइम और बर्थ के बाद के आने वाले टाइम पे जो हालात व वाक़यात बच्चे की ब्रेन की ग्रोथ और उससे जो डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हमने ऑटिज़म का और ADHD का जिक्र किया, आने वाले सालों में बड़े बच्चों में एपिलेप्सी या मिर्गी जो है वो बहुत अहम बीमारी है। मिर्गी के जो अवेयरनेस है, आगाही से मुतल्लिक, हर साल दुनिया में फरवरी के महीने में जो दूसरा सोमवार होता है वो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के हवाले से मनाया जाता है, ताकि अवाम में जो है वो आगाही पैदा की जाए। दुनिया भर में तकरीबन 1% अफराद को, जो कि 70-80 मिलियन अफराद बनते हैं, उनको एक्टिव एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी कज़न मैरिज की वजह से ज़्यादा आता है बॉडी के अंदर? देखें, कज़न मैरिज भी एक वजह है एपिलेप्सी की, बट इट्स नॉट द सोल रीज़न। देयर आर मेनी अदर रीज़न, बट कज़न मैरिज इज़ वन ऑफ द रीज़न। ठीक है। तो ये जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, आज से 20-30 साल पहले ख्याल था कि शायद कज़न मैरिज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये कहती है कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी जो बरह रास्त कज़न मैरिज या जेनेटिक्स जो है उसकी बेसिस है। तो मैं बता रहा था कि आगाही पैदा करने के लिए फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है, और दुनिया में तकरीबन 0.5 से 1% तक इसका जो है इंसिडेंस रेट है। लेकिन फॉर मैनी ऑब्वियस रीजंस पाकिस्तान में इसका रेट जो है वो खासा ज़्यादा है। उसमें ऑब्वियसली जो एक अभी हमने बात की जेनेटिक्स की, उसके बाद बर्थ के इवेंट्स हैं और इनिशियल फ्यू ईयर्स ऑफ लाइफ जो है, ये सारे जो हैं बच्चे की चूँकि ब्रेन हेल्थ को अफेक्ट कर रहे होते हैं, और एपिलेप्सी भी बरह रास्त एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अगर वो किसी वजह से ख़राब हो जाए या उसका जो न्यूरोनल नेटवर्क है वो किसी वजह से ख़राबी पैदा हो जाती है, तो उस वजह से जब वो ज़रूरत से ज़्यादा डिस्चार्ज कर रहा होता है तो वो उसके नतीजे में जो झटके लगते हैं उनको हम एपिलेप्सी कहते हैं। सर, इधर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एपिलेप्सी में सिर्फ झटके ही लगते हैं कि इसके अलावा भी कोई टाइप्स हैं एपिलेप्सी की? आई थिंक ये बहुत ही है मैं सुनने वालों के लिए, क्योंकि एपिलेप्सी की बेशुमार अक़साम है। बिल्कुल। और वो अक़साम जो है वो बरह रास्त कर रही होती हैं, ज़ाहिर कर रही होती हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में ख़राबी पैदा हुई है। मसलन जो ब्रेन का पिछला हिस्सा है वो VN को कंट्रोल करता है, नज़र को कंट्रोल करता है। ठीक है। और जो ब्रेन का अगला हिस्सा है वो बिहेवियर को, इमोशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब अगर खुदा न खास्ता ब्रेन के पिछले हिस्से में कोई ख़राबी पैदा होती है और उसके नतीजे में जो है वो बच्चे की या पेशेंट की जो देखने की सलाहियत है, पहचानने की सलाहियत है, वो इफ़ेक्ट हो जाती है, तो वो बच्चा जो है या पेशेंट जो है वो ट्रांजिएंटली, वक्ती तौर पे जब वहाँ से एबनॉर्मल डिस्चार्ज आएगा तो उसमें देखने में उसको ख़राबी पैदा होगी। लेकिन अगर वो ब्रेन का फ्रंट का हिस्सा है तो ऐसे बच्चों में या बड़ों में जो है उसकी इमोशनल जो है चेंजेस आएंगी। और अगर दरमियान में हिस्सा जिसको हम टेम्पोरोपराइटल पार्ट कहते हैं, जो दरमियान का हिस्सा है दिमाग का, जिसमें जो उसमें बहुत सारे मोटर और सेंसरी हिस्से पाए जाते हैं, अगर उसमें से एबनॉर्मल डिस्चार्ज आएगा तो उसके नतीजे में जो जर्क्स हैं वो लग सकती हैं बच्चे को या पेशेंट को, या उसको जो गैर महसूस किस्म की जो फीलिंग आ सकती हैं, जिसको हम सेंसरी फीलिंग कह सकते हैं, वो आ सकती हैं। तो बरह रास्त जो एरिया इन्वॉल्व होता है और वो इंसान के जिस सलाहियत को, हिस्स को कंट्रोल कर रहा होता है, उसके मुताबिक जो है बच्चे को या पेशेंट को फीलिंग्स आ रही होती हैं। तो इस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी एपिलेप्सी की बेशुमार इकसाम है, लेकिन ब्रॉडली अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये मोटर यानी कि जो जिस्मानी हरकत व सकनात हैं, सेंसरी जो जिसमें बच्चे की या पेशेंट की जो हिस्स महसूस करने की हिस्सा है उसमें कुछ तब्दीली आ सकती है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ देर के लिए खामोश हो जाते हैं, उसको हम एब्सेंस सीजर कहते हैं, यानी कि वो 5-7 सेकंड के लिए बिल्कुल गुमसुम हो जाएंगे। इस दौरान उनकी जो है वो बोलने की जो कैपेबिलिटी या सलाहियत है वो रुक जाती है। और तो ये क्या बात करते करते कि ऐसे बैठे बैठे कहीं पे गुमसुम हो जाएंगे? वो बात करते करते भी रुक जाएगा, और अगर बात नहीं कर रहा, सपोज चुप बैठा हुआ है, तो वो आपको 2, 4, 6 सेकंड के लिए
आपको ऐसे लगेगा जैसे डिसकनेक्टेड है, उसमें वो शायद सुन भी नहीं सकेगा, एक तो बोल नहीं सकेगा, उस दौरान वो सुन भी नहीं सकेगा। और वो छोटे बच्चों में ये जो एपिलेप्सी की किस्म जिसको हम एब्सेंस सीजर कहते हैं, वो बच्चे अगर सपोज़ 5-7 साल का बच्चा है और वो स्कूल जा रहा है और उसको बार बार ये सीज़र अटैक, ये गुमसुम होने वाला अटैक होता है, तो नेचुरली वो स्कूल टीचर की बात नहीं सुन सकेगा, समझ नहीं सकेगा। अब उसका इम्पैक्ट जो है ओवर मंथ्स, जब ये मुसलसल अननोटिस सीजर्स जाएंगे तो ओवर मंथ्स ये होगा कि उसकी स्कूल परफॉर्मेंस पुअर हो जाएगी। अब उसका जो रिजल्ट कार्ड पुअर आएगा तो देन पेरेंट्स और टीचर्स दे माइट नॉट बी एबल टू डायग्नोज कि ये वजह क्या है, प्रॉब्लम से गुजर है या वो सफ़र कर रहा है, वो नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा स्कूल परफॉर्मेंस में भी पुअर होता है तो फौरी तौर पे उसको बच्चों के डॉक्टर अगर अवेलेबल हों तो उनको दिखाया जाए, और अगर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो इस बीमारी के माहिर डॉक्टर समझे जाते हैं उनको फौरी तौर पे रब्ता किया जाए कि वो एब्सेंस सीजर अगर अननोटिस्ड है और वो सिर्फ स्कूल परफॉर्मेंस पुअर होने की वजह से प्रेजेंट करता है किसी अस्पताल में, तो फौरी तौर पे नोटिस हो जाए। ये आप सीजर वर्ड बोल रहे हैं और एपिलेप्सी बोल रहे हैं, ये दोनों एक ही बीमारी है कि दोनों डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं? नहीं, ये एक ही बीमारी है। देखें, जो सीजर है वो हम इंडिविजुअल अटैक को कहते हैं, इंडिविजुअल अटैक ऑफ सीजर कह लें, फिट कह लें, या झटका कह लें, या झटके कह लें। और जब हम इनको एज अ कंबाइन एक बीमारी के तौर पे देखते हैं तो उसको हम एपिलेप्सी या मिर्गी के नाम से जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक इधर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, एक बच्चे को मैं जानती हूँ, उसकी फैमिली में 2 भाइयों को एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है। एक को तो जर्क्स प्रॉपर आते हैं, वो तो गिर जाता है, उसकी आंखें उल्टी हो जाती हैं और उसको जर्क्स आते हैं। लेकिन जो दूसरा भाई है उसको कुछ भी ऐसा फील नहीं होता, लेकिन अगर वो इधर मेरे सामने बैठा है तो उसकी आंखें बंद हो जाएंगी और वो 20 से 25 मिनट और इवन कभी कभार तो 2 घंटे बच्चा आंखें ही नहीं खोलता। उसके पेरेंट्स आंखें खोलने की कोशिश करते हैं, बात करता है, चलता फिरता है, लेकिन आईज नहीं ओपन करता। और 2 घंटे के बाद एकदम उसके फादर ने टॉर्च लाइट उसकी आंख के बिल्कुल पास की तो तब जाके उसने आंख खोली, लेकिन 2 आवर्स के बाद। तो ये क्या चीज़ है? आई थिंक इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे बच्चों को फौरी तौर पे करीबी डॉक्टर के पास जाके, जिसको माहिर डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको दिखाया जाए और उसकी मुकम्मल एवेल्यूशन की जाए। इसके अंदर बहुत अहम टेस्ट जो है वो EEG का एक टेस्ट होता है। इसकी मिसाल मैं दूंगा अपने सुनने वालों के लिए, जिस तरह दिल का टेस्ट ECG होता है, जिसके अंदर दिल के ऊपर, छाती के ऊपर तारें लगा के, लीड्स लगा के रिकॉर्डिंग की जाती है। ऐसे ही EEG में ब्रेन के ऊपर, स्कल के ऊपर जो है वो तारें लगा के तो ब्रेन की रिकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। और इसकी तशखीस के लिए जो सबसे अहम टेस्ट है वो EEG होता है। हम अभी एपिलेप्सी की जब बात कर रहे थे मुख्तलिफ इक़साम में, उसमें एक बहुत अहम किस्म जो है उसको हम इन्फेंटाइल स्पैज़म कहते हैं। ठीक है। ये बहुत छोटे बच्चों में होते हैं। छोटे बच्चों से मेरी मुराद है 4-6 महीने के बच्चों में ये जर्क्स लगते हैं और अमूमन इसमें बच्चा एक झटका मारने के बाद रोता है। तो उस सूरत में हमारे अक्सर हमने देखा है कि वालिदैन बाज़ दफ़ा समझते हैं कि शायद बच्चे के कान में दर्द है, पेट में दर्द है, तो इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग दिस जर्क एंड क्राई का जो कॉम्बिनेशन है, उसको वो कान का दर्द, दांत का दर्द, पेट का दर्द समझते समझते बाज़ दफ़ा वो काफ़ी हफ्ते या एट टाइम्स महीने गुजर जाते हैं, डिले कर देता है। और एक कॉमन ऑब्जर्वेशन मेरे अपने एक्सपीरियंस में आई है ओवर द ईयर्स कि बेशुमार लोग इसको समझते हैं कि शायद बच्चा डर रहा है। अब वो जब डरने वाला एलिमेंट हमारे माशरे में आता है तो हम फौरी तौर पे इसको किसी गैर मरई शक्ल, कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, उसके साथ उसको जोड़ देते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और उसमें हम फिर जो है वो हम बिल्कुल ही अपोजिट साइड पे चल पड़ते हैं और फिर डायग्नोसिस में मज़ीद जो है वो डिले आ जाता है और ट्रीटमेंट में डिले आ जाता है, जिसकी वजह से बरह रास्त जो है वो बच्चे की जो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट डिले होने से उसका जो ब्रेन है वो इफ़ेक्ट होता है और उसके माइलस्टोन जो है वो बड़ी बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। बिल्कुल सही है। आप मुझे ये बताएं कि ये जो अभी मैंने भी आपसे एक वाक़या शेयर किया आइज़ क्लोज वाला, तो इज दिस द काइंड ऑफ सीजर और एपिलेप्सी? ये हो सकता है बिल्कुल, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों को या वट एवर द एज ग्रुप दे हैव, तो इसमें इनको फौरी तौर पे एवेलुएट होना चाहिए फ्रॉम अ नियर बाई डॉक्टर और मे बी न्यूरोलॉजिस्ट, ताकि उनकी मुकम्मल तशख़ीस और उसके बाद इलाज किया जा सके। ठीक है। अब एपिलेप्सी का इलाज में क्या क्या हो सकता है? एपिलेप्सी के इलाज में खुशकिस्मती से सिर्फ मिर्गीत की अद्वियात होती हैं और 70 से 80% बच्चे जो हैं वो दवाइयों के साथ 2-3 साल, 4 साल, 5 साल एट टाइम्स दवाइयाँ खाने से वो ठीक हो जाते हैं। 20-30% बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर्स को, न्यूरोलॉजिस्ट को या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को चैलेंज आता है और उसके लिए दवाइयों के अलावा कुछ बच्चों में जो है
वो एक मखसूस किस्म की खुराक जिसको कीटोजेनिक डाइट कहते हैं वो दी जाती है। और कुछ परसेंटेज बच्चों की ऐसी है जिसमें कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट या मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है वो है एंटी सीजर मेडिसिन, यानी कि मिर्गी से बचाव की अद्वियात। और वो पाकिस्तान में तकरीबन तमाम अद्वियात जो दुनिया में अवेलेबल है वो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। ज़्यादातर दवाइयों की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। देयर आर फ्यू रिलेटिवली एक्सपेंसिव मेडिसिन बट मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इम्पॉर्टेंट बात जो है, या हम जिसको हम कहते हैं कि टेक होम मैसेज जो है, वो ये है कि बरवक्त तशख़ीस, उसके बाद अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो उस मिर्गी की किस्म के मुताबिक की दवाई है, जो कि मुतलका डॉक्टर ईदर चाइल्ड स्पेशलिस्ट और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट जो है वो तजवीज़ करेंगे। उसके बाद पीरियडिकली डॉक्टर से इन कांटेक्ट रहना टू सी एनी, टू मॉनिटर एनी साइड इफ़ेक्ट ऑफ द ड्रग और मे बी द डिजीज़, और उसके जो माइलस्टोन है उनकी मॉनिटरिंग करते रहना, पर्टिकुलरली इन यंगर चिल्ड्रन। जिस तरह के मैंने बताया कि 70% बच्चे जो हैं वो 2-3 साल से लेके 5 साल तक की दवाइयों से मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाते हैं। और दवाइयों से उनकी जो है वो ड्रग फ्री हो जाती है, दवाइयों से उनकी जान छूट जाती है। उसमें दवाई बाकायदगी से लेनी बड़ी ज़रूरी है, एक टाइम पे लेनी बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस सुबह 7-8 के दरमियान का टाइम है तो रात को भी 7-8 का टाइम रख लें। और किसी भी वजह से दवाई छोड़ना जो है वो मुनासिब नहीं है कि किसी भी ऐसी समाजी तकरीबात की वजह से, किसी भी सोशल इवेंट की वजह से दवाई छोड़ देना, तो एट टाइम वो फिर उसका बड़ा डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट होते हैं, वो बच्चे को दौरा पड़ने शुरू हो जाते हैं और एट टाइम जो सारा कंट्रोल जो है जो अचीव किया जाता है वो ख़राब हो जाता है। अगर किसी वजह से दवाई भूल जाती है तो जैसे ही फ़ौरन याद आए 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद वो लेनी ज़रूरी है और अगली दवाई जो है अपने टाइम पे लेनी है। ये दवाई चूँकि लंबे अरसे के लिए खानी होती है, इसके लिए ज़रूरी है कि जो रीज़नेबल स्टॉक जो है वो दवाई का वो घर में, चाहे वो टैबलेट की शक्ल में है, चाहे वो सिरप की शक्ल में है, वो घर पे रखा जाए। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि खुदा न खास्ता अगर फिर भी दौरा हो जाए तो एक तो ये कि रेस्क्यू मेडिसिन घर में रखें। उससे ज़्यादा अहम है कि आपको ये पता होना चाहिए, पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हाउ टू टैकल अ सीज़र एट होम, क्योंकि आप फ़ौरन अस्पताल तो नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल। तो उसमें बच्चे की एक मखसूस पोजीशन, यानी कि उसको करवट पे लेटाना है, उसके मुंह में कोई चीज़ नहीं डालनी, उसके गर्दन में अगर कोई तंग कपड़ा है, टोपी पहनी हुई है, तावीज़ है, या फॉर इंस्टेंस अगर बड़ा बच्चा है और उसने टाई लगाई हुई है, फ़ौरन खोल देना है, उसको कपड़ों को लूज़ कर देना है। ये उस सिचुएशन में जब वो अल्लाह माफ़ करे दौरा पड़ जाए, बिल्कुल, और वो बच्चा भी घर पे है, उसको एक ऐसी जगह पे लिटा दें जहाँ पे खुदा न खास्ता बच्चे के गिरने का या किसी चीज़ के बच्चे के ऊपर गिरने का कोई ख़तरा ना हो। बच्चा जो है आग पानी के करीब ना हो, मसलन चूल्हा अगर करीब में है या हीटर करीब में है तो फ़ौरन बच्चे को उससे दूर ले जाया जाए। हमारे यहाँ एक कॉमन मिथ है कि शायद आग पानी खींच लेता है बच्चे को, असल में खींचता नहीं है। होता ये कि जब बड़ा बच्चा है बिलखुसूस और अगर उसके जर्क्स लग रहे हैं, वो टांग बाजू हिला रहा है, चला रहा है, और अगर चूल्हा या हीटर करीब है तो वो उसके ऊपर टांग बाजू लगने से गिर जाएगा। तो हीटर ने या चूल्हे ने उसको खींचा नहीं है, उसने टांग ज़ोर से हिलाई है, हमारी है, और वो बच्चे के ऊपर गिर गई है। तो फौरी तौर पे बच्चे को एक सेफ एनवायरनमेंट में लेके जाना है। ऐसी सिचुएशन में मैंने देखा है अगर मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो हाथ और पाँव भी फ़ौरन से रब करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या ये ठीक है? देखें, वो रब करना शुरू कर देते हैं, उसका कोई ग्रॉस फ़ायदा नहीं है। जो अभी मैंने बातें बताई कि बच्चे को फ़ौरन एक तो सेफ़ एनवायरनमेंट में रखें, उसको राइट करवट में रखें, खुली जगह पे रखें, उसके गिर्द अगर गर्दन के गिर्द कोई टाइट क्लोथिंग है उसको लूज़ कर दें, उस वक्त मुंह में कुछ ना डालें, और अगर ज़्यादा लंबा दौरा है तो फ़ौरन जो रेस्क्यू मेडिसिन है या करीबी डॉक्टर या करीबी अस्पताल में आप लेके जाएं। और बाज़ दफ़ा पे दौरे में ज़ुबान की कटने का ख़तरा होता है, दांतों के अंदर कट जाती है, तो उसमें झाग भी इवन मुंह से निकल रही होती है। तो झाग निकल रही है तो फ़ौरन कोई रुमाल वगैरह जो है वो मुंह के अंदर देके तो आप उसको बचा सकते हैं कि उसकी जो ज़ुबान पे कोई ज़ख़म ना आ जाए। लेकिन हाथ मलने का कोई ग्रॉस फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ एक कॉमन प्रैक्टिस माजी में तो बहुत ज़्यादा थी, जूता सूंघाने वाली, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो सीज़र या फिट का दौरानी है वो 2-4 मिनट होता है। अब वो 2-4 मिनट में अगर हम ये सारे काम कर लें तो दौरा 70-80% बच्चों में ठीक हो जाता है। चंद बच्चे हैं जिनमें दौरे के दौरानिया लंबा है, उसमें रेस्क्यू मेडिसिन जिसमें डायज़ेपाम की सपोजिटरी होती है वो दी जा सकती है।
और देर आर फ्यू मोर इंजेक्शन जो कि करीबी डॉक्टर या अस्पताल दे सकते हैं। लेकिन ये जूता सुंघाने वाली प्रैक्टिस जो है, जुराब सुंघाने वाली प्रैक्टिस है, ये बड़ी माजी में तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी, लेकिन अब जैसे जैसे इस बीमारी से मुतल्लिक आगाही माशरे में आम हुई है तो ये खासी हद तक ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो अभी हमने दौरे वाले पेशेंट्स की बात की, तो क्या ये भी 7-8 साल प्रॉपर मेडिसिन खाने से ख़त्म हो सकते जी हैं? बिल्कुल, ये भी सेहतयाब हो बिल्कुल। सकता है? मिर्गी के बच्चे, दौरे वाले बच्चे जो हैं 7-8 साल तो मैं कहूँगा बहुत कम परसेंटेज के बच्चे हैं। ज़्यादातर बच्चे 2-3 साल में ठीक हो जाते हैं। कुछ परसेंट बच्चों में 5 साल तक देनी पड़ती है, और हार्डली फ्यू परसेंट ऐसे हैं जिनमें 7-8 साल या मे बी लिटिल लॉन्गर दवाइयों का जो है वो दौरानिया होता है। बिल्कुल ठीक है। व्हाट आई हैव सीन सर कि जिनकी फैमिली में एक दफ़ा मिर्गी आ गई है, वो कहीं ना कहीं आगे बच्चों में आ जाएगी, बच्चों में नहीं आए तो उनके बच्चों में आ जाती है। तो क्या ये रियलिटी है कि एक दफ़ा अगर आ गई है आपकी फैमिली ट्री के अंदर मिर्गी या एपिलेप्सी, तो वो आगे ज़रूर ट्रांसफ़र होता है? देखिए, इनडायरेक्टली आप जेनेटिक्स की बात कर रही बिल्कुल। हैं, तो अगर फैमिली में एपिलेप्सी के जीन्स हैं तो यस दैट्स ट्रू कि अगर जीन है तो एक नस्ल में आ गई है तो अगली आइंदा आने वाली नस्लों में अगर एक में स्किप भी हुई है तो उससे अगली नस्ल में आने के इम्कानात ज़्यादा है। तो ये हम एग्जैक्टली जो है वो जेनेटिक एपिलेप्सीज़ की बात कर रहे हैं। एपिलेप्सीज़ की चूँकि बेशुमार अक़साम भी हैं और वजूहात भी हैं, तो जो जेनेटिक एपिलेप्सीज़ है ऑब्वियसली उसमें सब्सिक्वेंट जनरेशन में, सक्सेसिव जनरेशन में आने के इम्कानात ज़्यादा हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका देखें, मैं हमेशा अपने सुनने वालों को, मरीज़ों को हमेशा एक सादा सा फार्मूला या असूल बताता हूँ कि तमाम जेनेटिक बीमारियों का जो इलाज है वो बहुत महंगा भी है और वालिदैन के लिए परेशानी भी है, मुश्किल भी है, और बचाव मुफ्त है। तो जब मैं ये बात कहता हूँ तो अक्सर माँ बाप जो है वो हैरान होकर पूछते हैं मुफ्त कैसे है। तो मैं कहता हूँ देखिए, शादी ख़ानदान से बाहर करें, इसके लिए कोई एडिशनल कॉस्ट तो नहीं होती। तो टेक्निकली बचाव मुफ्त है, और इलाज जो है अगर एक जेनेटिक डिसऑर्डर, चाहे वो एपिलेप्सी है या कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें वालिदैन के लिए परेशानी भी है, उसकी कॉस्ट भी है, उसके लिए एक जर्नी भी है। जो जनरली जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो खासे लंबे होते हैं और एट टाइम्स लाइफ लॉन्ग होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग बीमारियों का इलाज, उसकी कॉस्ट इम्प्लीकेशन, उसका फाइनेंशियल बर्डन, उसका इमोशनल सेटबैक माँ बाप पे भी, और बाज़ दफ़ा जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों पे भी आता है। कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स के आते हैं जो खुद बड़े हो चुके होते हैं और समझदार होते हैं। वो एट टाइम्स पूछते हैं कि मैं ही क्यों, मतलब मुझे ही ये बीमारी क्यों हुई है। अगर वो बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, वो इंटेलेक्चुअली बिल्कुल ठीक है, तो आप देखें ना कि उसको जब बीमारी की समझ आती है, और आजकल कुछ बच्चे जो हैं वो खुद पढ़ लेते हैं, वो नेट पे पढ़ लेते हैं, वो किताबों में पढ़ लेते हैं, तो वो फिर ज़्यादा अपसेट होते हैं कि क्यों ये बीमारी मुझे लगी है, मैं ही क्यों दवाइयाँ खा रहा हूँ। तो ये खासा इमोशनली उन बच्चों को एक सेटबैक मिलता है। तो इसमें मेरी हमेशा टिप होती है कि देखें, बीमारी तो अब जो है सो है, लेकिन अब इसका जो बचाव है मुफ्त है। अब जिनकी शादी हो गई है वो तो ठीक है, लेकिन वो इस बीमारी को अपनी नस्ल से, अपनी जनरेशन से निकाल सकते हैं अपने बच्चों की शादियां ख़ानदान से बाहर करके, ताकि वो जो उनकी आइंदा आने वाली नस्ल है वो सेहतमंद पैदा हो। बिल्कुल ठीक है सर। बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बड़े तो हो जाते हैं, मतलब एज वाइज, अपनी बॉडी वाइज, अपनी हाइट वाइज वो बड़े हो रहे होते हैं, लेकिन मेंटल लेवल पे बहुत पीछे होते हैं। जी, इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी जिस तरह भी हम ब्रेन हेल्थ के हवाले से, ब्रेन की माइलस्टोन्स या डेवलपमेंट के हवाले से बात कर रहे थे, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी बेशुमार वजूहात हैं, और कॉमन वजूहात जो ब्रेन डिसऑर्डर्स की हैं वो एक ही हैं, स्टार्टिंग फ्राम जेनेटिक्स, यानी कि कज़न मैरिज, उसके बाद 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी फ्राम कंसेप्शन टू बर्थ, उसके बाद बर्थ के इवेंट्स और इनिशियल फ्यू इयर्स ऑफ लाइफ, या रफली जिसको हमने बात की 5 साल या 1000 जो दिन है, फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ब्रेन के ऊपर, ब्रेन हेल्थ के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर, माइलस्टोन्स के ऊपर है, और उन्हीं में से एक जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसेबिलिटी। कैसे हम वापस उनके, मतलब एज के अकॉर्डिंग उनके मेंटल लेवल को कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल हम कर सकते हैं। उसमें अगेन मैं यही कहूँगा कि इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द एफर्ट बाय द पेरेंट्स। हम जितनी ज़्यादा उन बच्चों में एफर्ट करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इसकी मैं हमेशा से वालिदैन को जब काउंसलिंग कर रहा होता हूँ तो एक सादी सी बात कहता हूँ कि 30-40 बच्चों की अगर एक क्लास है तो उस क्लास में एक बच्चा फर्स्ट आता है, कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, कुछ मिडल जो हैं
टीयर के होते हैं और कुछ जो है वो बैक बेंचर या थोड़े से कमज़ोर जहन के होते हैं। अब अगर टीचर जो है वो मेहनत करें, माँ बाप मेहनत करें, स्कूल मेहनत करे, या दोज हु आर इन्वॉल्व इन दी एजुकेशन एंड द रेस्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ दोज चिल्ड्रन, तो जो टॉपर हैं वो तो टॉपर ही रहेंगे, करते रहेंगे। लेकिन मिडिल ग्रेड लेने वालों को आप टॉपर वाली लाइन में ला सकते हैं, और जो बिल्कुल पुअर ग्रेड्स वाले बच्चे हैं उनको आप अगर टॉपर नहीं भी बना सकते हैं तो मिडिल तक तो ज़रूर ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पे मेहनत ना करें, पर्टिकुलरली जो पुअर परफॉर्मेंस वाले बच्चे हैं जिसको हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के नाम से आज याद कर रहे हैं, तो अगर उनको हम बिल्कुल इग्नोर कर दें कि ये बच्चे तो कम जहन वाले हैं या कम तो पढ़ने वाले हैं, या इनको समझ नहीं आती, इनको कैसे समझाएं, या इनको समझ नहीं आती, या इन पे मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो वो एवेंचुअली जो है ना सिर्फ मज़ीद कम जहन की तरफ जाते रहेंगे, रादर उनका अपनी क्लास में थ्रू होना मुश्किल हो जाएगा, फेल होने का ख़तरा हो जाएगा। और अगर एक बार फेल हो जाएंगे तो मज़ीद वो अपने स्कूल की टीचर से या स्कूल के उसमें से कह लें कि लाइन लिस्ट से निकल जाएंगे, कहेंगे इन पे तो मेहनत करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, क्योंकि ये तो फेल हो गए हैं। हालांकि मेरी नज़र में उन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा पेरेंट्स को कहता हूँ, देखें अगर एक बच्चा हमारे यहाँ, चूँकि इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, बच्चे ज़्यादा पर्टिकुलरली अब तो बहुत ज़्यादा बच्चों ने इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी, लेकिन बढ़ गया है। लेकिन अगर हम अपने ज़माने की बात करें, आज से 40-50 साल पहले, तो बच्चों को इंग्लिश में खासी मुश्किल होती थी। तो अब अगर एक बच्चा अंग्रेज़ी के मजमून में फ़ेल हो गया है, या रियाजी में फ़ेल हो गया है, मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गया है, तो उसको आप किसी दवाई से तो नहीं ठीक कर सकते। वो अंग्रेज़ी में पास या मैथमेटिक्स में पास उसी तरीके से होगा कि वो बच्चा भी मेहनत करे, उसके टीचर भी मेहनत करें, उसके घर वाले यानी कि पेरेंट्स भी मेहनत करें, और उसको वो एनवायरनमेंट दें कि वो मेहनत कर सके और आने वाले इम्तिहान में उस सब्जेक्ट को क्लियर कर सके। लेकिन अगर आप उस बच्चे को कहें कि मैं बहुत सारे पैसे खर्च करके कोई दवाई ला दूं जिससे उसका अंग्रेज़ी का मजमून पास हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इन सब को मिलके मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चा उसमें ऑफ कोर्स एक फंडामेंटल फैक्टर है, लेकिन टीचर भी हो, बच्चा भी हो और एनवायरनमेंट भी दी जाए तो बच्चा बिल्कुल पास हो सकता है। तो इंटेलेक्चुअल जो डिसेबिलिटी है, इसको सारे जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं उसको मिलके ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ये जो बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं 7, 8, 9, 10 साल के, और वो कह रहे होते हैं हमारे सर में दर्द हो रहा है, ये माइग्रेन क्या इस एज से भी स्टार्ट हो जाता है? आई थिंक पहले तो नहीं था होता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हमने बहुत तेज़ी से देखना शुरू किया है। और उसमें जिस तरह हमने अपने इब्तदाइया में बात की कि इसमें जो हमारा लाइफस्टाइल है और हमारा जो ईटिंग पैटर्न है और जो हमारा समाजी रवैये हैं, इनका बहुत इम्पैक्ट है। समाजी रवैयों में मैं इसलिए कहूँगा कि अल्लाह ताला ने दिन बनाया काम करने के लिए और रात बनाई सोने के लिए, आराम करने के लिए। और वो हम जिस तरह कंप्यूटर डिजिटल की मैं फिर मिसाल दूंगा, डिजिटल एरा है, हम कंप्यूटर को रिफ़्रेश करते हैं। तो बेसिकली ये जो सोने का टाइम है या रात का टाइम है, वो हम अपने दिमाग को, जिस्म को रिफ़्रेश कर रहे होते हैं। अब अगर हम रात 10, 11, 12 बजे तक जागते रहेंगे, रात का खाना पूरी दुनिया में 6 बजे खाया जाता है, हम 12 बजे खाएंगे, सोने का टाइम जो है वो 2 बजे रखेंगे, और सोने से 3 घंटे पहले हम स्क्रीन पे बैठेंगे, तो आप सोचें कि ना सिर्फ हमारी आँखों पे उसके असरात होंगे, हमारे ब्रेन पे असरात होंगे, हमारी लर्निंग पे होंगे, और सबसे बड़ी बात कि हम नेचर के अपोजिट चल रहे होंगे। एक हार्मोन ब्रेन में सिक्रीट होता है, उसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, और वो मेलाटोनिन जो है वो नींद का हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। वो इसलिए होता है कि हम अकॉर्डिंग जो नेचर है उसके मुताबिक चलें और सो जाएं। अब वो जब 9-10 बजे का टाइम, सोने का टाइम शुरू होता है, वो हार्मोन बॉडी में आता है और हम उसको ज़बरदस्ती अपोजिट चलाएंगे, हम उसको कहते हैं सो जाओ, हम उसको कहते हैं सो जाओ, तुम सो जाओ। एग्जैक्टली, हमने नहीं सोना, तो हम नेचर के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। देखिए आज हमें जो ये हम आज बातें करते हैं, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, हमने क्लाइमेट चेंज भी बेसिकली तो ये मैन मेड है ना, हमने एनवायरनमेंट में, दुनिया में, ज़मीन पे कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की तरफ हम जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने जिस ग्रुप ऑफ एज ग्रुप की निशानदही की, इसमें हमें नेचर को फॉलो करने की ज़रूरत है। और उसमें बहुत ज़रूरी है कि वालिदैन घर में ये माहौल रखें कि सारे बच्चे जो है रात का खाना टाइम पे खाएं और रात 9-10 बजे जो है वो सो जाएं, सुबह टाइम पे उठें, नेचर को फॉलो करें।
स्क्रीन का इस्तेमाल उतना करें जो बहुत ज़रूरी है। कुछ ज़ाहिर है बच्चों का काम आजकल इस तरह का है कि उनको स्क्रीन कुछ एक बेयर मिनिमम से इस्तेमाल करनी पड़ती है, हम उसको कभी नहीं रोकते, लेकिन वेल लिट रूम में करें। टीवी देखना है तो रोशन कमरे में देखें, एक ख़ास फासले से देखें और गैर ज़रूरी तौर पे स्क्रीन को इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल तो ठीक। कोई वजह नहीं है कि बिला वजह की हम अपने अंदर जो ये एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल ट्रॉमा और उसके नतीजे में हेडेक, माइग्रेन जिसका हमने अभी ज़िक्र किया, हम उसका शिकार हों। और अगर फिर भी किसी वजह से हो जाए तो उसकी जो सबसे कॉमनेस्ट वजूहात हैं बच्चों में, उसमें अपार्ट फ्राम दिस लाइफस्टाइल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है नज़र। नज़र की एवेलुएशन जो है, नज़र का मुआयना जो है आई स्पेशलिस्ट से वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ बच्चों में हेडेक जो है वो अर्ली साइन होता है किसी अपार्ट फ्रॉम द ब्रेन डिसऑर्डर के, कि बच्चे को नज़र की ऐनक की ज़रूरत है। तो उसमें आंखों के डॉक्टर से मिलना जो है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल ठीक है। जितने डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस किए, क्या इसके अलावा भी कोई बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं? आई थिंक चूँकि ब्रेन जो है वो बरह रास्त बिहेवियर को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर ब्रेन में किसी किस्म की ख़राबी जेनेटिकली या इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ के किसी ऐसे इम्पैक्ट की वजह से आती है, तो उसके बाद जो है इसके अंदर बहुत सारे जो एनवायरमेंटल या सोशल कंपोनेंट्स का एडिशन जो है या इम्पैक्ट जो है वो बढ़ता चला जाता है। उसमें लाइफस्टाइल, जिस तरह भी हमने सोने जागने की बात की, इसका इम्पैक्ट बढ़ता चला जाता है। तो हमने टीन्स में एक देखा है कि अपार्ट फ्राम दिस जो माइग्रेन है या हेडेक है, एक जो ओवरऑल एंजाइटी और स्ट्रेस है वो एलिमेंट बढ़ रहा है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ वो है हमारे बच्चों में, हमारे टीन्स के अंदर जो है वो हम बच्चों में एक माशरे में नंबर सीकर्स पैदा कर रहे हैं। हम एक ऐसी बच्चों में एक दौड़ लग गई है कि ओ ए लेवल है या मैट्रिक एफएससी में है तो हमने इतने नंबर लेने हैं, इतने नंबर ना आए तो फ़लाँ जगह पे दाखिला नहीं होगा। तो इन तमाम चीज़ों का जो इम्पैक्ट है बच्चों की, ज़ाहिर है मेंटल हेल्थ पे, ब्रेन हेल्थ पे कोई पॉजिटिव नहीं होता। तो मैं लेकिन सर आजकल तो नंबर्स के अलावा हर चीज़ की दौड़ है हमारी टीन्स में। पैसे की दौड़ उन्हें है, लाइफस्टाइल की दौड़ उन्हें है, लेविश लाइफस्टाइल भी चाहिए, गाड़ी मोबाइल भी सबसे अच्छा चाहिए। तो ये तो दौड़ उन्होंने खुद भी अपने ऊपर बहुत सोशल मीडिया को देख के भी तो बहुत हावी की हुई है। हाँ जी, आप बिल्कुल बजा कह रही हैं। वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उससे भी बड़े बच्चों का एक जो है चैलेंज बन गया है। लेकिन जो बीइंग पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट मैं समझता हूँ कि हम जिस एज ग्रुप को ज़्यादा देखते हैं उसमें जो ये 12-14 से लेके 18-20 साल तक के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों में चूँकि मैट्रिक, एफएससी या ओए लेवल के बच्चे होते हैं, तो इनमें जो है इस लाइफस्टाइल के अंदर जो इन स्कूल्स के जो ग्रेड्स का एक है या नंबरों की जो दौड़ है, इनका भी बच्चों के ऊपर। और उसमें मैं समझता हूँ कि हर बच्चे के अंदर ना कुछ पोटेंशियल्स होते हैं, वो हिडन पोटेंशियल जो होते हैं, उनका जो एप्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे ने डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसा प्रोफेशनल बनना है, कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। हर बच्चे के अंदर एक जो है अपना इंसान छुपा हुआ है, और वो हमें उसका जो छुपा हुआ इंसान है, जो छुपा हुआ उसके अंदर एक माहिर है, हमें उसको तलाश करना है। और वो तलाश करने के लिए मैं हमेशा समझता हूँ कि बेस्ट साइकोलॉजिस्ट जो है, बेस्ट थेरेपिस्ट जो है बच्चे की, हमेशा माँ, पेरेंट्स इन जनरल और स्पेसिफिकली माँ होती है। बेशुमार बच्चों को जब मैं ये कहता हूँ कि इसको थेरेपी की ज़रूरत है या साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो साथ ही मेरा ये भी कहना होता है कि माँ इज़ ऑलवेज़ द बेस्ट थेरेपिस्ट। अब उसके लिए ये है कि माँ को पहले उसको समझना ज़रूरी है और फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको समझ के उसको लेके चलना ज़रूरी है। तो अगर हम ये एंजाइटी, ये प्रेशर, ये स्ट्रेस बच्चों की ज़िंदगी से निकाल दें। सर ये स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, ये तीनों क्या है, मुख्तलिफ कैसे हैं तीनों? देखें, ये ना हमेशा कम्बिनेशन होता है। बाज़ दफ़ा हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, जो हमने शुरू से जब बच्चे को हम लेके चल रहे होते हैं तो पैदाइश से आगे जिस तरह का उसको माहौल मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर एक घर में किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट है फॉर वट एवर रीज़न, अब वो अगर एक बच्चा लड़ाई वाला माहौल या माशरा या घर या एनवायरनमेंट में परवरिश पा रहा है, तो उसका चाहते ना चाहते हुए बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अब अगर वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट आएगा तो नेचुरली उसमें वो कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, वो नेगेटिव ही आएगा। इसी तरीके से अगर बच्चा स्कूल में, माशरे में, जहाँ पे हर वक्त एक चीज़ जुड़ी हुई है कि अच्छे नंबर लोगे तो फ़लाँ जगह पे दाखिला होगा। अब ऑफ कोर्स हम ये नहीं कह रहे कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, बच्चे को पढ़ना भी चाहिए, लेकिन अगर वो बच्चा सपोज़ आर्ट्स में ब्रिलियंट है
वो फाइन आर्ट का स्टूडेंट है, तो वो फाइन आर्ट की बजाय अगर हम उसको अपोजिट साइड पे मैथमेटिक्स में डाल दें या प्री मेडिकल में डाल दें, तो देन ही और शी माइट नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेस्ट। अब हमें उसका बेस्ट चाहिए ना, तो बेस्ट के लिए हमें सबसे पहले उसका एप्टीट्यूड को देखना है कि उसका एप्टीट्यूड जो है वो मैथमेटिक्स से है, वो बायोलॉजी से है, वो फाइन आर्ट से है, वो लैंग्वेज से है, या वो सपोज कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है। अगर स्पोर्ट्समैन बन सकता है, वो क्रिकेटर बन सकता है, वो हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है, या वो अरशद नदीम की तरह जेवलिन थ्रो कर सकता है। तो हमें उसका बेस्ट निकालना है। अब वो बेस्ट निकालने के लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, हमें थोड़ी सी जो है अपना टाइम बच्चे को देना पड़ेगा कि हम उसका बेस्ट बाहर निकाल सकें। आई होप कि इस पॉडकास्ट से आपको काफ़ी अवेयरनेस मिली होगी। इसी तरह के और पॉडकास्ट अगर आप देखना चाहते हैं या किसी भी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर बात करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद मोतबर डॉक्टर्स के साथ आपके लिए हेल्थ पर कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो अभी सुनो डिजिटल को सब्सक्राइब करें।